हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास नंबर 13 ऑफ फूड सेफ्टी इन स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये हमारी फूड लॉ की क्लास नंबर 13 है। इस पर्टिकुलर क्लास में हम बात करेंगे अपने फूड लॉ के चैप्टर नंबर 9 के जो कुछ सेक्शंस बाकी रह गए हैं उनको हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली हमसे पनिशमेंट के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर पेनाल्टीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसके पहले अभी तक हम सेक्शन नंबर 58 तक कवर कर चुके हैं। आई होप अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से कवर किया होगा, अच्छे से देखा होगा और आपने साथ ही साथ रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, तो एक बार आपको ओरिजिनल जो ऑफिशियल एक्ट है उसको भी देखना है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए आप इन वीडियोज़ को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हो जिससे आपका कम टाइम लगेगा और आप इसका रिवीजन कर पाओगे। तो देखो, सेक्शन नंबर 59 जो है वो ये कहता है कि जो अनसेफ फूड है, अनसेफ फूड क्या होगा इसके लिए ऑलरेडी हमने डिफिनीशन में बात करी थी। तो अनसेफ फूड को लेकर के यहाँ पर क्या पनिशमेंट होगा, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि एनी पर्सन हु वेदर बाय हिमसेल्फ और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मैन्युफैक्चर्स फॉर सेल और स्टोर और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूट्स और इम्पोर्ट्स एनी आर्टिकल ऑफ फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन विच इज़ अनसेफ शैल बी पनिशेबल। तो कहने का मतलब है कोई भी पर्सन, चाहे वो खुद या फिर अपने बिहाफ पे किसी अदर पर्सन के द्वारा किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको सेल करता है और उसको स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है किसी भी अनसेफ फूड को, यानी कि जिस भी आर्टिकल ऑफ फूड को वो लेकर के बिजनेस कर रहा है वो अनसेफ है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में उसके ऊपर पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि वेयर सच फेलर्स और कंट्रावेंशंस डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर जो अनसेफ फूड है वहाँ पर अगर कॉन्ट्रावेंशन देखने को मिलता है, यानी कि जो एक्ट में जो प्रोविजंस है उनको लेकर के कॉन्ट्रावेंशन देखने को मिलता है, किसी ने भी आर्टिकल ऑफ प्रोविजंस जो दिए गए हैं फूड सेफ्टी को लेकर के, उनको लेकर के अगर उन नियमों का उल्लंघन किया है किसी ने, बट उस केस में जो रिजल्ट निकल के आता है वहाँ पर डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी, कोई भी कंज्यूमर है उसको कोई इंजरी नहीं होती है, बट लॉ का कॉन्ट्रावेंशन तो हुआ है बट उसकी वजह से कोई बाहरी नुकसान नहीं हुआ है कंज्यूमर को, या फिर जो इसको कंज्यूम करने वाला जो भी व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको कोई भारी नुकसान नहीं हुआ है। विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विथ में एक्सटेंड टू 6 मंथ, तो उस केस में उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 मंथ का, या फिर उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है कितना, जो कि मैक्स टू मैक्स 1 लाख रुपीज़ तक का होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि वेयर सच फेलर और कंट्रावेंशन, अगर कोई कंट्रावेंशन होता है लॉ का, उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो नॉन ग्रीवियस इंजरी, इंजरी तो है बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो गंभीर नहीं है, बहुत ज़्यादा घातक नहीं है, उस केस में यहाँ पर जो आपके ऊपर जो फाइन इम्पोज किया जाएगा वो होगा एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़ तक का, 3 लाख रुपीज़ तक का फाइन होगा। और यहाँ पर में एक्सटेंड 1 ईयर, यानी कि जो आपका इम्प्रिजनमेंट है वो 1 ईयर तक का हो सकता है, उसके साथ में आपके ऊपर 3 लाख रुपीज़ का फाइन इम्पोज हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं इनको आप याद रखना, क्योंकि कन्फ्यूज़न यहीं से होता है। क्वेश्चंस भी ऐसी जगह से ही बनते हैं जहाँ से आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सके, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं चीज़ें, इनको याद रखना, बहुत ज़्यादा ईजी जो चीज़ें हैं वहाँ से नहीं बनता है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन ये है कि वेयर सच फेलर्स और कंट्रावेंशन रिजल्ट इन द ग्रीवियस इंजरी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा घातक इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचती है किसी भी कंज्यूमर को, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पर ये होगा कि 6 ईयर तक की जेल हो सकती है, उसके साथ ही साथ 5 लाख रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, चौथी कंडीशन एक और है जो कहती है कि वेयर सच फेलर और कंट्रावेंशन रिजल्ट इन डेथ, अगर किसी कंज्यूमर की उस आर्टिकल ऑफ फूड को कंज्यूम करने से डेथ हो जाती है तो उस केस में यहाँ पर जो विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म शैल नॉट बी लेस देन 7 ईयर, देखो यहाँ पर लिख दिया गया है शैल नॉट बी लेस देन, यानी कि मिनिमम 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। इसके साथ ही साथ शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो क्वेश्चन जैसे यहाँ तक लिखा है एक्सटेंड टू 3 लाख रुपीज़, यानी मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपीज़ तक का हो सकता है, बट इस केस में देखो लिखा गया है कि नॉट बी लेस देन 10, मिनिमम 10 लाख रुपीज़ होगा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है लैंग्वेज में, ये स्टेटमेंट आपको कन्फ्यूज़न दे सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो इनको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़ ज़रूर लेना। ठीक है,
उसके बाद में सेक्शन नंबर 60 हमारे सामने आता है। सेक्शन नंबर 60 कहता है कि पनिशमेंट फॉर इंटरफेयरिंग विथ सीज्ड एटम। तो यहाँ पर जो भी सीज्ड एटम है उसको लेकर के अगर कोई पर्सन उसमें इंटरफेयर करता है तो वो वहाँ पर पनिशमेंट होगी उसको लेकर के। अब कितनी पनिशमेंट होगी उसको लेकर बात करते हैं। इफ़ अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर retains, removes or tampers with any vehicle, equipment, package, labeling, advertising material, other things that has been seized under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with fine which may extend to 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर है, ठीक है, उसका जो भी प्रेमाइसेस है फूड को लेकर के, जहाँ पर वो फूड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, स्टोर करता है या फिर पैकेजिंग वगैरह करता है, और जो भी प्रेमाइसेस है वहाँ पर जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करता है, जो भी लेबलिंग मटेरियल वगैरह यूज़ करता है, अगर उसको एफएसओ ने क्या कर दिया है, सीज कर दिया है, तो अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या फिर कोई भी अदर पर्सन, उसमें जाकर के कुछ ना कुछ इंटरफेयर करता है, यानी कि वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी हैं उनको रिमूव करता है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है, टेम्पर करता है, वहाँ पर जो व्हीकल, इक्विपमेंट, पैकेज या फिर जो लेबलिंग और जो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल यूज़ होता है उसके साथ में जाकर के कोई छेड़छाड़ करता है, कुछ भी करता है, तो उस केस में उसके ऊपर यहाँ पर पनिशमेंट भी लगेगा और इसके साथ ही साथ फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो है कि 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, साथ ही साथ 2 लाख रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। आई होप अभी आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये है कि सेक्शन नंबर 61 ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो उस केस में क्या पनिशमेंट हो सकता है। इफ़ अ पर्सन इन कनेक्शन विथ हर रिक्वायरमेंट और डायरेक्शन अंडर दिस एक्ट provides any information or produce any documents that the person knows is false or misleading, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and also with fine which may extend to 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है कि अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है जा करके और उसके बाद में जब पता चलता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं वो एक तरीके से फॉल्स है, जिसकी वजह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिसलीड किया गया है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा, उस केस में फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है और 3 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। फ़ाइन कितना है, 2 लाख रुपीज़ तक का है। उसके बाद में देखो सेक्शन नंबर 62 ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग और इम्पर्सोनेटिंग अ फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर अपना कोई काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन उसके काम में बाधा उत्पन्न करता है, कोई रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसके काम में एक तरीके से रुकावट पैदा करता है, तो उस केस में उसके ऊपर फाइन इम्पोज किया जा सकता है और उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ़ अ पर्सन विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़, यानी कि मतलब कोई रीजनेबल एक्सक्यूज़ नहीं है, ना ही कोई वैलिड रीज़न है उसके अलावा, यानी कि कोई वैलिड रीज़न ना होते हुए भी उसको यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रेजिस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, अटेम्प्ट्स और ऑब्स्ट्रक्ट, impersonate, threaten, intimidate or assault a food safety officer in exercising his functions under this act, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 months and also with fine which may extend to 1 लाख रुपीज़। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, उस बीच में जाकर के कोई भी पर्सन उसके बीच में रुकावट पैदा करता है, उसको किसी भी तरीके की धमकी देता है, कुछ भी करता है, तो यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर फाइन इम्पोज किया जाएगा। इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 मंथ तक का, इसके साथ ही साथ यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जाएगा उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर में। ठीक है, फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 63 हमारे सामने आता है। वो कहता है कि पनिशमेंट फॉर कैरिंग आउट अ बिजनेस विदाउट लाइसेंस। यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन बिना लाइसेंस के कोई फूड बिजनेस कर रहा है तो उसके ऊपर में कितना पनिशमेंट हो सकता है। इफ़ अ पर्सन और फूड बिजनेस ऑपरेटर except the person exempted from license under subsection 2 of section 31 of this act, himself or by any person on his behalf who is required to obtain license, manufactures, sales, stores or distributes or imports any article of food without license shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months and also with a fine which may extend to 5 लाख रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बात बोली गई है
कि पहली बात तो अगर आप फूड बिजनेस करते हो बिना लाइसेंस के तो आपके ऊपर यहाँ पर 6 मंथ तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। बट यहाँ पर एक बात बोली गई है, एक्सेप्ट द पर्सन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31। तो जो हमने अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था ना, वहाँ पर जो हमने देखा था सेक्शन नंबर 31, उसमें हमने पढ़ा था सब सेक्शन नंबर 2 के में, तो वहाँ पर देखो पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में बताया गया। पिटी फूड बिजनेस ऑपरेटर के बारे में जिनका मतलब टर्नओवर मैक्स टू मैक्स 12 लाख रुपीज़ था, ठीक है, साल भर का टर्नओवर 12 लाख रुपीज़ था, तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर उनको जो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए रजिस्ट्रेशन इनफ होता है, तो उनको यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया जा रहा है। बाकी अगर कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटर विदाउट लाइसेंस के बिजनेस करता है तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए तक का फाइन, 6 महीने तक की उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 64 आता है हमारे सामने, पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ऑलरेडी किसी ऑफेंस को लेकर के उसको दंडित किया जा चुका है, बट बाद में वो सेम उस चीज़ को दोबारा से रिपीट करता है, तो उस केस में क्या फाइन होगा। If any person after having been previously convicted of an offence punishable under this act subsequently commits and is convicted of the same offence, he shall be liable to। तो उस केस में क्या होगा, कहने का मतलब ऑलरेडी उसको कन्विक्ट किया जा चुका है किसी भी ऑफेंस को लेकर के, दोबारा से वो सेम ऑफेंस करता है, तो उस केस में क्या होगा। Twice the punishment which might have been imposed on a first conviction subject to the punishment being maximum provided for the same offense। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, twice the punishment which might have been imposed on a first conviction, तो उसके ऊपर 2 times यहाँ पर पनिशमेंट को इम्पोज किया जाएगा। उसके बाद में अ फर्दर फाइन ऑन डेली बेसिस विच में एक्सटेंड अप टू 1 लाख रुपीज़ वेयर द ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग 1 एंड। उसके बाद में अगर वो यहाँ पर ऑफेंस को कंटिन्यू करता है, दोबारा से अगर करता है, तो वहाँ पर क्या होगा, फर्दर फाइन ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस फाइन लगेगा उसके ऊपर, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो 1 लाख रुपए तक जा सकता है। उसके बाद में हिज लाइसेंस शैल बी कैंसिल, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो सेक्शन नंबर 65 है हमारे सामने। तो सेक्शन नंबर 65 कहता है कंपनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि डेथ को लेकर के अभी हम ऑलरेडी पीछे एक बात कर चुके हैं। ठीक है, फाइन को लेकर के, इम्प्रिजनमेंट को लेकर के, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 65 में जो बात हो रही है वो कंपनसेशन इन केस इंजरी ऑफ डेथ ऑफ कंज्यूमर बात हो रही है, कि अगर जो कंज्यूमर है आर्टिकल ऑफ फूड को कंज्यूम करता है, उसके बाद में उसको अगर इंजरी होती है और उस इंजरी से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है विदाउट प्रीजुडाइज टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर यह भी मेंशन कर दिया गया है कि जो पीछे जो प्रोविजंस लिखे गए हैं, पीछे जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं इस डेथ को लेकर के, उनको बिना डिस्टर्ब किए, उनमें किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं होगा और ना ही उसको एक तरीके से किसी भी तरीके से इनवैलिड बताया जाएगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो तो सेक्शन लागू होगा ही होगा, उसके अलावा यहाँ पर जो बातें लिखी गई हैं वो भी इम्प्लीमेंट होंगी। तो विदाउट प्रिजुडाइज टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इफ एनी पर्सन whether by himself or by any other person on his behalf manufactures or distributor or sales or imports any article of food causing injury to the consumer of his death, यानी कि अगर वो कंज्यूम करता है उसकी वजह से कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, इट शैल बी लॉफुल फॉर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। तो ये सारी चीज़ें किसके पास में जाएंगी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास में जाएंगी। एज द केस में बी द कोर्ट डायरेक्ट टू हिम, कोर्ट क्या कर सकता है, पे कंपनशिएट टू द विक्टिम और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टिम। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कोर्ट इसके लिए डायरेक्शन दे सकता है कि जो पर्सन है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, कंपनशिएट करेगा, पे कंपनसेशन टू द विक्टिम, विक्टिम को कंपनसेशन पे करेगा या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेगा। अगर विक्टिम की डेथ हो जाती है, वहाँ पर कोई पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा ऑफ द विक्टिम, उसको यहाँ पर इसको पे करना होगा।
उसमें क्या क्या बातें लिखी गई है, नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए तक उसको देने होंगे। वो किसको मिलेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेंगे। नॉट एक्सीडिंग 3 लाख रुपीज़ इन केस ऑफ ग्रीवियस इंजरी, अगर ग्रीवियस इंजरी होती है तो उस केस में जो कंपनसेशन है वो कितना मिलेगा, वो यहाँ पर दिया जा रहा है कितना, 3 लाख रुपीज़। नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़ इन ऑल अदर केसेस ऑफ इंजरी, अगर अदर कोई केस ऑफ इंजरी है तो वहाँ पर 1 लाख रुपए तक का कंपनसेशन होगा। ध्यान रहे ये कंपनसेशन है, ये पेनाल्टीज़ नहीं है, तो इनको लेकर के कन्फ्यूज़न नहीं रखना है आपको। जो पीछे बात करी थी वो पेनाल्टीज़ थी, यहाँ पर कंपनसेशन है। ये उस कंज्यूमर को दिया जा रहा है, या फिर अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको दिया जा रहा है, बट फाइन इम्पोज किया जा रहा था फूड बिजनेस ऑपरेटर पे। ठीक है, तो फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऊपर एक तरीके से उसको कंपनसेट भी करना होगा, और इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो फाइन लगाएगी वो अलग से लगाएगी। ये बात आपको समझनी है यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ पर यही है कि प्रोवाइडेड दैट द कंपनसेशन शैल बी पेड एट द अर्लीस्ट एंड इन नो केस लेटर देन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के अंदर उसको यहाँ पर ये जो कंपनसेशन वगैरह है देना होगा। बाकी यहाँ पर और हमारे लिए इतना कुछ खास नहीं है, ये बस बात आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन नंबर 66 जो है वो कहता है कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज के द्वारा ऑफेंस को यहाँ पर बात करी गई। अभी जो बात हो रही थी वो इंडिविजुअल को लेकर के बात हो रही थी। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो उस केस में क्या होगा और उसको कैसे डिफाइन किया गया है ऑफेंसेस बाय कंपनी को। तो यहाँ पर देखो लिखा गया है कि वेयर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कमिटेड बाय अ कंपनी, every person who at the time the offense was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of an offense and shall be liable to be proceeded against the punished accordingly। तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी के द्वारा, जो भी कंपनी है उस कंपनी के द्वारा अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस केस में जो भी पर्सन वहाँ पे इन्वॉल्व थे उन सब को यहाँ पर एक तरीके से पनिश किया जाएगा और वो सब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। साथ ही साथ जो कंपनी है उसको भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस एंड शैल बी liable to be proceeded against the punished accordingly, provided that where a company has different establishment or branches or the different unit in any establishment or branch, the concerned head of the person in charge of such establishment, branch, unit nominated by the company as responsible for the food safety shall be liable for the contravention in respect of the such establishment, branch or unit। ठीक है, उसके बाद में आगे और भी लिखा गया, उसको हम देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन शैल रेंडर एनी सच person liable to any punishment provided in such act if he proves that the offense was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offenses। देखो यहाँ पर अगर हम इन सारे पॉइंट्स का मैं आपको एक समरी बताऊँ तो क्या हो सकता है, ये क्या कहना चाह रहा है ये पर्टिकुलर सेक्शन, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो कहने का मतलब ये है कि पहले पॉइंट में हमने ये समझा कि पहली बात तो जो अगर कोई ऑफेंस किया जाता है तो वहाँ पे जो भी पर्सन्स होंगे वो सभी और साथ ही साथ कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरे पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि अगर सेम कंपनी का कोई अदर इस्टेब्लिशमेंट है, ब्रांच है, डिफरेंट यूनिट है, तो उस केस में वहाँ के जो हेड होंगे और पर्सन इंचार्ज होंगे और इसके साथ ही साथ कोई अदर पर्सन जो फूड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो फूड सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उन सभी को यहाँ पर दोषी माना जाएगा इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए। इसके साथ ही साथ यहाँ नीचे ये भी लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द फर्दर नथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन इस बात को साबित कर देता है कि जो भी ऑफेंस हुआ है वो उसके नॉलेज में नहीं हुआ है, उसका यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं है, बट उसको साबित करना होगा, तो उस केस में अगर वो साबित कर देता है तो उसको यहाँ पर दोषी नहीं माना जाएगा। बाकी यहाँ पर जो भी हैं उनको दोषी माना जाएगा। ठीक है, तो आइए वो भी आपको ये समझ में आ गया होगा ऑफेंसेस बाय कंपनीज क्या है। उसके बाद में हमारा सेक्शन नंबर 67 है। सेक्शन नंबर 67 में बताया गया कि पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी इन एडिशन टू पेनाल्टी प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जो स्पेशली इंपोर्ट को लेकर के बात करी गई है
कि इंपोर्ट ऑफ आर्टिकल को लेकर के क्या पेनाल्टी इंपोज करी जाएगी अगर कोई कंट्रावेंशन होता है इस एक्ट के प्रोविज़न को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखोगे कि टू बी इन एडिशन टू पेनाल्टीज प्रोवाइडेड अंडर एनी एक्ट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि जब फूड का हम इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ रेगुलेशंस और एक्ट जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर केवल फूड नहीं एक्टिव होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के साथ ही साथ अदर एक्ट भी जो हैं वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके जो प्रोविजंस होते हैं उनको भी फॉलो करना होता है और उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो कंट्रावेंशन होता है तो वो पेनाल्टी अलग से इंपोज होगी और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जो एडिशनल पेनाल्टी है वो अलग से इंपोज होगी। यहाँ पर लिखा गया है कि any person who imports any article of food which in contravention of the provision of this act rules and regulation made thereunder shall in addition to any penalty to which he may be liable under the provision of Foreign Trade Act 1992 उसके बाद में and the Custom Act 1962 be also liable under the act and shall be proceeded against accordingly। कहने का मतलब है कि इन एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपके ऊपर पनिशमेंट और पेनाल्टी इंपोज होगी और ये जो कस्टम के एक्ट अगर आप कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हो तो वहाँ भी पेनाल्टी इंपोज होगी और साथ ही साथ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के अकॉर्डिंग तो होगी। उसके बाद में देखो आगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 में ये बोला गया कि एनी सच आर्टिकल ऑफ फूड शैल बी डिस्ट्रॉयड और रिटर्न टू द इम्पोर्टर। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड को क्या कर दिया जाएगा, या तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा या तो उसको इम्पोर्टर को रिटर्न कर दिया जाएगा। किस केस में? if permitted by the competent food authority under the Foreign Trade Act 1992 or the Custom Act 1962 or any other act as the case may be, कोई अदर एक्ट के द्वारा। तो यहाँ पर सिंपली बात ये लिखी गई है कि इम्पोर्ट्स को लेकर के आपको ये ध्यान रखना है, हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल को लेकर के किस पर्टिकुलर सेक्शन में बात करी गई है। और आपको यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का जो प्रोविज़न है उनके अकॉर्डिंग जो पेनाल्टी इंपोज होगी वो तो होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो अदर एक्ट हैं, एक तो फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 है, दूसरा कस्टम एक्ट 1962 है। इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी पेनाल्टी इंपोज करी जाएगी वो तो करी जाएगी। उसके बाद में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की पेनाल्टी एडिशनल होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट। तो आई होप अभी आपको जो चैप्टर नंबर 9 है वो भी समझ में आया होगा। तो अब हम मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। और अब इतने ज़्यादा चैप्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, आपको वहाँ से भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस ऐसे मिलेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बट अभी तक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें हम थोड़ा सा एडजुडिकेशन के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिब्यूनल्स वगैरह के बारे में देखेंगे, इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे, वहाँ से आपको चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आएंगी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो हमने कवर कर ली हैं। आई होप अभी जो आपको क्लासेस मिल रही हैं वो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। बाकी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप खुद एक बार रीड नहीं करोगे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप चाहोगे सिर्फ वीडियो से काम हो जाएगा देख करके तो नहीं, या फिर अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हो अच्छे से तो आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं अपने, तब तो आप इसको याद रख पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्लासेस हैं वो पसंद आई होंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में।